हेलो ऑल। आज हमारा मेन टॉपिक है रूबी लेज़र। हम लेज़र हमारा जो लेज़र टॉपिक है उसी में एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। रूबी लेज़र पढ़ाने से पहले मैं आपको मेटास्टेबल स्टेट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे तो ये आपका होमवर्क भी है, इसके बारे में आपको पढ़ना है आज, बट थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूँ। मेटास्टेबल स्टेट मतलब होता है कि ऐसा स्टेट जहाँ पे जो एटम्स के रहने का लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऐसे कोई भी एटम किसी भी एनर्जी लेवल पे, जो एक्साइटेड एनर्जी लेवल होगा, किसी भी एक्साइटेड एनर्जी पे E1 E2, कोई भी एटम एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, नॉर्मली एक्साइटेड स्टेट एनर्जी पे 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुकता है। बट कोई एक स्टेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें जिसमें एटम्स का जो रहने का टाइम इंटरवल है, जो लाइफ टाइम है उसका, वो 10⁸ ना होके 10⁻³ सेकेंड या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 10⁻³ सेकेंड या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे स्टेट को, जिसमें नॉर्मली जो लाइफ टाइम है एटम के रहने का, अगर उससे टाइम ज़्यादा हो और 10⁻³ सेकेंड के रेंज से 10⁻³ सेकेंड से उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी रेंज हो, तो उस स्टेट को हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। अब लेज़र में हमारा क्या काम है? मेटास्टेबल स्टेट का लेज़र में हमारा क्या काम है? मेटास्टेबल स्टेट में हमारा लेज़र का ये काम है कि जब पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन आती है, तो ग्राउंड स्टेट में तो एटम्स जो हैं वो कितने भी टाइम तक रह सकते हैं। बट यहाँ पे आपका कोई भी स्टेट पे रहने की जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁸ सेकेंड है, जो कि काफ़ी ही कम है। तो क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर गया वैसे ही वो तुरंत नीचे आ गया। तो इस प्रोसेस में नॉर्मल जो एक्साइटेड स्टेट होंगे उसमें लेज़र मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेज़र लाइट जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ना के बराबर होता है। इसीलिए मेटास्टेबल स्टेट में क्या होता है, एटम्स ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन सेटिस्फाई आराम से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम जो होता है एटम्स का वो बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से मेटास्टेबल स्टेट की वजह से ही हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन का स्टेट मिल पाता है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन का स्टेट अगर हमें एक बार मिल गया तो हमें जो नेसेसरी कंडीशन है लेज़र प्रोड्यूस करने का, वो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है और हमें लेज़र लाइट मिलती है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं रूबी लेज़र पे। ये कंस्ट्रक्शन है रूबी लेज़र का। इसमें हम लोगों ने एक रूबी रॉड लिया हुआ है। ये जो है ये पोर्शन, ये रूबी रॉड है आपका। इस साइड, इस एंड को हमने पार्शियली सिल्वर्ड किया हुआ है, इस एंड को हमने फुली सिल्वर्ड है। ये जो एंड है हमारा, वो फुली सिल्वर्ड है, और ये जो एंड है हमारा वो पार्शियली सिल्वर्ड है।
रूबी लेज़र आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है कि रूबी लेज़र को सबसे पहले डेवलप किया था 1960 में। इसको सॉलिड स्टेट लेज़र भी कहते हैं और पल्स लेज़र भी कहते हैं, इवन 3 लेवल लेज़र सिस्टम भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि मेनली जो रूबी लेज़र में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जिस एनर्जी स्टेट में जितने एनर्जी स्टेट इन्वॉल्व होते हैं वो टोटल 3 एनर्जी स्टेट होते हैं। एक हमारा ग्राउंड स्टेट होता है, एक हमारा हायर स्टेट होता है और बीच का हमारा एक मेटास्टेबल स्टेट होता है। यहाँ आप इस डायग्राम में एनर्जी लेवल डायग्राम में देखिए 1, 2 and 3। इसीलिए नंबर ऑफ लेवल जितना भी हमें चाहिए होता है उस हिसाब से, या जितने भी लेवल में ये ट्रांजिशन होता है जिसकी वजह से हमें लेज़र लाइट मिलता है, तो उसको हम कहते हैं मेटास्टेबल 3 लेवल और 4 लेवल और 2 लेवल लेज़र सिस्टम। Al2O3 रूबी रॉड जो होता है उसका आपका केमिकल फार्मूला जो होता है वो Al2O3 होता है, डॉप्ड विथ 0.05% ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। जो रूबी रॉड को हम क्या करते हैं, अगर वो 100% कोई रूबी रॉड है, मैंने रूबी रॉड लिया है, तो उसमें रेशियो से 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड से उसको हम डोप करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं। डोपिंग मतलब होता है इम्प्योरिटी मिलाना, डोप करते हैं। और क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने की वजह से ही जो रूबी रॉड होता है वो पिंक कलर का होता है, पिंक सिलेंड्रिकल रूबी रॉड, ठीक है, विथ ऑप्टिकल फ्लैट एंड पैरेलल सरफेस। ये जो सरफेसेस हैं, ये जो 2 सरफेसेस हैं, 1 एंड दिस वन, ये 2 सरफेसेस को यहाँ पे बताया गया है कि ऑप्टिकली फ्लैट होंगे और पैरेलल होंगे। तो क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से ही रूबी रॉड का जो कलर है वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है ना। फिगर में देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका पंपिंग के लिए यूज़ किया हुआ जेनॉन फ्लैश लैम्प, कॉइल जेनॉन फ्लैश लैम्प। ये कुछ सेकेंड के लिए फ्लैश लैम्प इसीलिए क्योंकि कुछ सेकेंड के लिए ये लाइट फ्लैश करता है और उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है, और वो इतना हाईली इंटेंस लाइट फ्लैश करता है रूबी रॉड पे कि उतने ही कम टाइम के लिए वो सफिशिएंट होता है कि वो रूबी रॉड में जो प्रेजेंट एटम्स हैं उसको एक्साइटेड कर सकें। तो ये टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, और जेनॉन फ्लैश लैम्प है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा पंपिंग होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हमारा ऑप्टिकल पंपिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लाइट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम फोटोन यूज़ कर रहे हैं एक्साइट करने के लिए एटम्स को ना। अब हमने जब क्रोमियम ऑक्साइड से इसको डोप किया और उसके बाद जब इसकी स्टडी की गई तो हमने ये देखा कि जो क्रोमियम 3+ आयन एटम है वो Al3+ एटम को रिप्लेस करता है, और मतलब उसकी बॉन्डिंग Al2O3 की बॉन्डिंग टूट के क्रोमियम जो 3+ आयन है वो Al3+ आयन को रिप्लेस कर देता है, और उसके बाद जो लेयर एक्शन होता है वो बेसिकली होता है एनर्जी लेवल ऑफ क्रोमियम 3 आयन में। तो ये जो डायग्राम है वो मैंने सिर्फ एनर्जी ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये डायग्राम है सिर्फ क्रोमियम 3+ एनर्जी लेवल का, जिसमें हम 3 एनर्जी लेवल ही देख पा रहे हैं जो कि लेज़र ट्रांजिशन के लिए सफिशिएंट है। इसलिए रूबी लेज़र को हम 3 लेवल लेज़र सिस्टम भी कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे ट्रांजिशन होता है। तो हमने ये आपका फर्स्ट स्टेट है जो कि ग्राउंड स्टेट है,
आपका फर्स्ट स्टेट है जो कि ग्राउंड स्टेट है। ये आपका थर्ड एनर्जी लेवल स्टेट है जो कि शॉर्ट लिव स्टेट है। मतलब यहाँ पे नॉर्मल जो जनरल मैंने आपको मेटास्टेबल स्टेट्स पहले बताया था कि जो नॉर्मल लाइफ टाइम है उसी लाइफ टाइम वही लाइफ टाइम में एटम वहाँ रुक सकते हैं विच इज़ 10⁻⁸ सेकेंड। मीन्स अगर कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट लेवल से एक्साइट होके E3 लेवल पे पहुँचता है, E3 लेवल पे पहुँचता है, जैसे E1 आपका ये हो गया ग्राउंड स्टेट एनर्जी, E3 हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो जब E3 पे पहुँचता है तो वो सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ही उस लेवल पे रुकेगा। उसके बाद उसको वहाँ से ट्रांजिशन करना ही पड़ेगा क्योंकि लाइफ टाइम जो है E3 का वो 10⁻⁸ सेकेंड है। ठीक है, और फिर हमारा आता है E2 विच इज़ अ मेटास्टेबल स्टेट। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10⁻³ सेकेंड के लिए रुकेंगे। यानी कि यहाँ पर E2 स्टेट में एटम्स कुछ ज़्यादा देर के लिए रुकेंगे, जिसको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। इन नॉर्मल वे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 10⁸ सेकेंड कितना कम टाइम है, 10⁻³ के सेकेंड कितना कम टाइम है। हमारा तो गिनती ही 1 सेकेंड से शुरू होता है और 1 सेकेंड भी ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। बट जब हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं वहाँ पे माइक्रो सेकेंड का भी, नैनो सेकेंड का भी काउंट किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांजिशंस होते हैं, वहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं कि हमें वहाँ पे माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, इन सब को भी कैलकुलेट करना पड़ता है, इन सब को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और इसी वजह से जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है वो इतना फेमस हुआ क्योंकि एटॉमिक लेवल पे जो ये चीज़ें हो रही है उसको क्वांटम मैकेनिकली बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से कभी नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के आने के बाद ही हम ये चीज़ें पढ़ सकें कि एटॉमिक लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं या मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। ओके, वो आप पढ़ोगे आगे। तो अभी हम वापस लौटते हैं एनर्जी स्टेट पे। अब क्या है, अब आप कंसीडर करिए कि एनर्जी लेवल E1 पे जो कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसमें एटम्स हैं। ज़ेनॉन फ्लैश लैम्प हमने ऑन किया कुछ सेकेंड के लिए और ऑफ कर दिया। तो यहाँ E1 लेवल पे जितने एटम थे वो एक्साइटेड हुए, एक्साइटेड होके वे तुरंत E3 एनर्जी स्टेट पे जंप कर गए और यहाँ पे रुके। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ उसको हम क्या कहते हैं, पंपिंग ट्रांजिशन। मतलब पंपिंग की वजह से ट्रांजिशन हुआ। तो हमने ज़ेनॉन जो है हमारा, ज़ेनॉन का जो वेवलेंथ है वो 5500 एंगस्ट्रॉम है। तो हमने इसको यहाँ ट्रांजिशन करवा दिया और एटम्स यहाँ पहुँच गए। जैसे ही वो यहाँ पहुँचे, लाइफ टाइम यहाँ क्या हो गया आपका, E3 का लाइफ टाइम है 10⁻⁸ सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड होते ही ये ट्रांजिशन करने लगे। अब ट्रांजिशन करने से पहले उन्होंने ये देखा कि उनके पास एक मेटास्टेबल स्टेट भी है बीच में। तो उन्होंने जो एटम्स थे वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं जाके मेटास्टेबल स्टेट में जंप करने लग गए। और मेटास्टेबल स्टेट में जंप करने के बाद ये यहाँ पे रिलैक्स करने लग गए, यहाँ पे ये रिलैक्स हो गए। अब ये जो ट्रांजिशन था वो रेडिएशन लेस है। जो नंबर 2 ट्रांजिशन है वो रेडिएशन लेस है। मीन्स इन्होंने
ऊपर से नीचे से ऊपर जाते टाइम तो इन्होंने क्या किया, ये एक्साइटेड हुए, इन्होंने एक एनर्जी गेन किया, और जब ये E3 से E2 पे आ रहे हैं तो ये रेडिएशन लेंस ट्रांजिशन है, तो इन्होंने एनर्जी लॉस नहीं किया। अब ये चूँकि मेटास्टेबल स्टेट है, तो जितनी जल्दी ये यहाँ वाले E1 से E3 में एटम जाएंगे और E3 से E2 में एटम जाएंगे, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, E1 से E3 एंड E3 से E2, बट यहाँ पे आते के साथ एटम एक स्टेबल टाइम के लिए यहाँ पे रुक जाएंगे। अब आप कंसीडर कीजिए कि E1 में 5 एटम थे, E1 में 5 एटम थे। जैसे ही मैंने एक्साइटेड किया, पांचों एटम यहाँ ऊपर को चले गए, पांचों एटम ऊपर को चले गए, और उसके बाद 10⁻8 सेकेंड में, और नहीं 5 एटम गए, आप मान लो कि 4 एटम ऊपर चले गए, 4 एटम ऊपर चले गए, एक एटम हमारा यहाँ पे रह गया। अब यहाँ 4 एटम 10⁻8 सेकेंड जैसे ही हुआ, 4 एटम यहाँ पे जंप कर गए, और 4 एटम 10⁻3 सेकेंड के लिए यहाँ पे स्टेबल रहेंगे। और जैसे ही यहाँ पे ये जंप किए, क्या E2 और E1 के बीच पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन जनरेट हो गया? बिल्कुल हो गया, क्योंकि 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मीन्स N2 is greater than N1, which is population inversion condition. तो जैसे ही यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन हुआ और मेटास्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो ख़त्म हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करने लगे। अब 2 तरीके के ट्रांजिशन होंगे, एक होगा जो कि ट्रांजिशन नंबर 3 है, ट्रांजिशन नंबर 3 है, एक होगा स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन। वो एक्साइटेड स्टेट में गया और बिना किसी इन्फ्लुएंस के वो नीचे को आ गया। तो ये जो बिना किसी इन्फ्लुएंस में आए हुए जो ट्रांजिशन होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है, ये जो लाइट्स बने हुए हैं, ये जो यहाँ पे आपको अलग से रूबी रॉड से अलग अलग डायरेक्शन में लाइट्स निकलते हुए दिख रहे हैं सिंबल में, ये बिकॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। ये जो अलग से ट्रांजिशन होते हुए दिख रहे हैं आपको, ये है स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के वजह से। इसकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती है, इसको जहाँ मन होता है, जैसे मन होता है वो वैसे निकल जाता है। और जो चौथा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ लेज़र ट्रांजिशन। अब ज़ेनॉन, ये क्या होता है, ये इसके इन्फ्लुएंस में ये दो राइट रे प्रोड्यूस होता है, एक एटम की वजह से 2 प्रोड्यूस होते हैं, और फिर एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके ये लेज़र लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो नंबर 4 जो ट्रांजिशन है वो कहलाता है लेज़र ट्रांजिशन। एक चीज़ और यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे क्या होता है, चूँकि ये फुल्ली सिल्वर्ड है और ये पार्शियली सिल्वर्ड है, तो जो लेज़र लाइट होता है, जो एक एटम ट्रांजिशन करने के बाद जो लाइट्स यहाँ पे करते हैं, तो वो ट्रैप होके रह जाता है, क्योंकि उनका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होता है। तो ये यहाँ पे ट्रैप होते हैं और बार बार ये एक तो यहाँ इस सरफेस से टकराते हैं और इस सरफेस से भी वो टकराते रहते हैं, और उनकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है, एंड फाइनली क्या होता है, ये जो हाफ अनसिल्वर्ड ऑप्टिकल फ्लैट सरफेस है, उससे ये इमेज करता है लेज़र
और वो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी हाई एनर्जेटिक होता है, बिकॉज बार बार ये रूबी रॉड में ट्रैप होने के बाद और बार बार ऑप्टिकल फ्लैट से टकराने, ऑप्टिकली फ्लैट जो इनका सरफेस है उससे टकराने के बाद ये एनर्जी गेन करता है और इसकी इंटेंसिटी बढ़ते हुए चली जाती है। और यहाँ पे जो लाइट हमें मिलता है वो हाईली डायरेक्शनल, मोनोक्रोमैटिक एज वेल एज कोहेरेंट होता है। ओके, तो होप कि आपको ये ट्रांजिशन समझ में आ गया होगा। नंबर 1 ट्रांजिशन जो है हमारा वो है पंपिंग ट्रांजिशन, और वो पंपिंग की वजह से होता है। दिस इज योर पंपिंग ट्रांजिशन। नंबर 2 हमारा रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। नंबर 3 इज योर स्पॉन्टेनियस, और नंबर 4 इज योर स्टिमुलेटेड एमिशन और लेजर एमिशन। तो मेटा स्टेबल स्टेट क्यों ज़रूरी है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने पॉइंट्स वैसे भी लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है। लाइफ टाइम ऑफ मेटा स्टेबल स्टेट इज़ 3 × 10⁻³ सेकेंड। मैंने सिर्फ आपको 10⁻³ सेकेंड बताया क्योंकि हम रेंज की बातें करते हैं, ये उतना मायने नहीं रखता है। रेंज की डिफरेंस देखिए, अबाउट 10⁵ टाइम्स ग्रेटर देन द लाइफ टाइम ऑफ E3 विच इज़ 10⁻8 सेकेंड। हमारे लिए ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, पर जब हम एटॉमिक लेवल पे जाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा वैल्यू हो जाता है, विच इज़ 10⁵ टाइम्स ग्रेटर देन 10⁵ टाइम्स ग्रेटर देन द लाइफ टाइम ऑफ E3। Next page. Flashlight for a millisecond. 1 ms, मतलब 1 मिली सेकेंड के लिए फ्लैशलाइट जो ज़ेनॉन का होता है लैम्डा, जो वहाँ भी मैंने आपको बताया 5500 एंगस्ट्रॉम। मिली सेकेंड के लिए हम फ्लैशलाइट को ऑन करते हैं और उसके बाद ऑफ करते हैं। तो क्रोमियम आयन जो होता है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एक्साइटेड होके पंप होके वे स्टेट 3 में चल जाता है। और डायग्राम में मैंने आपको बताया है जो पहला ट्रांजिशन है वो पंपिंग ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन इज रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन इज स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन एंड फोर्थ ट्रांजिशन इज स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन। और जो हमारा रूबी रॉड से जो हमारी वेवलेंथ निकल के आती है वो 6943 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसका कलर मैं भूल गई, मुझे ध्यान नहीं है और मैंने देखा भी नहीं, तो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगी कि बेसिकली जो ये रूबी रॉड है उसका जो लेज़र लाइट है वो कौन से कलर का है, मुझे ये ध्यान नहीं रहा और इसलिए मैंने इसको देखा भी नहीं। तो मैं देख के आपको बताऊंगी कि जो इस वेवलेंथ में जो रूबी रॉड लेज़र प्रोड्यूस करता है उसकी लाइट क्या है ना। अब ड्रॉबैक्स देखते हैं रूबी रॉड का, रूबी लेज़र का ड्रॉबैक क्या है। तो पहला तो यही है कि वो पल्स लेज़र है, मींस वो 0.1 से लेके 1 माइक्रोसेकेंड तक, 0.1 माइक्रोसेकेंड से 1 माइक्रोसेकेंड तक ही लेज़र प्रोड्यूस करता है। उसके बाद वो रेस्ट में चला जाता है एंड फिर उसके बाद वो 1 से 10 माइक्रोसेकेंड के लिए वो टाइम इंटरवल में एकदम आराम से वो रेस्ट करता है और फिर उसको दूसरा पल्स छोड़ने में 1 माइक्रोसेकेंड से 10 माइक्रोसेकेंड तक का टाइम लगता है। यानी कि ये उसका रेस्ट टाइम है और ये उसका लेज़र पल्स जनरेट करने का टाइम। तो 1 माइक्रोसेकेंड तक तो उसने जनरेट किया और 10 माइक्रोसेकेंड तक वो वेट कर रहा है। अगर आप रेंज देखो मैक्सिमम क्या है, 1 माइक्रोसेकेंड तक उसने लेज़र किया और 10 माइक्रोसेकेंड तक वो वेट करना है। तो पल्स लेज़र है, तो फिर उससे प्रॉब्लम हुई और बहुत सारे फील्ड में
हम उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। पावर जो था वो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻5 वॉट था। हमें और भी पावर जनरेट करने की ज़रूरत थी कि और हमें पावरफुल कोई एक लेज़र हो जो हमें इससे भी ज़्यादा पावरफुल लाइट प्रोड्यूस कर सके, जिसकी पावर बहुत ज़्यादा हो। और ये जो पल्स लेज़र जो पल्स के फॉर्म में निकल रहा था, रूबी लेज़र जो पल्स के फॉर्म में निकल रहा था, इसको स्पाइकिंग इन रूबी लेज़र भी कहते हैं अंदर। और ये जो फेनोमेना है जिसकी वजह से लेज़र जो है वो पल्स में निकल रहा था, उसको हम स्पाइकिंग फेनोमेना भी कहते हैं। ये ड्रॉबैक के साथ पहला लेज़र बनाया गया, बट उसके बाद इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए, इस ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए मेनली जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनका था वो एक तो पल्स लेज़र और दूसरा इनका पावर। ये दोनों जो ये था उसकी वजह से इन्होंने फिर हीलियम नियॉन लेज़र बनाया। और हीलियम नियॉन लेज़र जो बनाया तो इनकी ये जो दोनों प्रॉब्लम थी, ये दोनों प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। उसके बाद डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करके किसी ने डाई लेज़र बनाया, किसी ने जेनॉन लेज़र बनाया, बहुत सारे लेज़र हैं। बट मेन जो है और सारे लेज़र का जो सिस्टम है वो लगभग या तो वो रूबी लेज़र के 3 लेवल लेज़र सिस्टम से मिलता है या फिर वो 4 लेवल लेज़र सिस्टम से मिलता है। इसीलिए अगर आप रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र के मैकेनिक्स को समझ गए, मैकेनिज्म क्या होता है उसके, तो आप सारे ही लेज़र में क्या हो सकता है वो आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेज़र विच इज़ अ 4 लेवल लेज़र सिस्टम। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, पल्स लेज़र क्यों निकलता है। आप ये क्वेश्चन, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया नहीं आया वो मुझे नहीं पता, बट ये क्वेश्चन अगर आप स्टूडेंट हैं फिज़िक्स के तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए था कि पल्स लेज़र निकलने का मेन कारण क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये एक मेटास्टेबल स्टेट है और ये एक ग्राउंड स्टेट है, तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच ही लेज़र ट्रांजिशन होना है। अब ग्राउंड स्टेट पे तो बहुत सारे एटम है, मैंने आपको सिर्फ 5 का एग्जांपल दिया। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में बहुत सारे एटम हैं। तो 10⁸ सेकेंड के लिए ये यहाँ रुका, मान लो आधे एटम ऊपर चले गए, एक साथ तो जाएंगे नहीं, धीरे धीरे करके जाएंगे। तो 10⁻⁸ सेकेंड के लिए यहाँ रुके और उसके बाद यहाँ पे इकट्ठा हो गए। यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये ऊपर की तरफ जाते ही जा रहे हैं और ये यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो 10⁵ सेकेंड के लिए यहाँ पे गैप हो गया। सॉरी, 10⁵ बोल रही हूँ, 10⁵ डिफरेंस है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे -10⁻⁸ सेकेंड के लिए रुका और उसके बाद यहाँ आ गया और यहाँ 10⁻³ सेकेंड के लिए रुका। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इन दोनों के बीच ट्रांजिशन तो बहुत फास्ट हुआ, पर इसके बीच जो ट्रांजिशन था वो थोड़ा सा स्लो हो गया। तो क्या हुआ कि जैसे ही 2-4 एटम और ऊपर को चले गए और यहाँ ट्रांजिशन अभी शुरू नहीं हुआ, तो जैसे ही 2-4 एटम यहाँ पे और चले गए तो अचानक से एक कंडीशन आ जाएगा जिसमें क्या होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कम हो जाएंगे मेटास्टेबल स्टेट के नंबर ऑफ एटम से। बस उसी वक्त आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन सेटिस्फाई होगा और ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ट्रांजिशन शुरू हुआ, दोबारा से ये एटम्स यहाँ पे जंप करने लग गए और जैसे ही जंप किए कुछ देर बाद ही, चूँकि ये ग्राउंड स्टेट लेवल है, यहाँ पे एटम हमेशा रहेगा और ज़्यादा ही रहेगा। तो जैसे ही ये ट्रांजिशन हुआ, 2-3 ट्रांजिशन के बाद ही, 3-4 ट्रांजिशन के बाद ही दोबारा से पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन जो
है वो चेंज हो गया और हम ऑर्डिनरी कंडीशन में पहुंच गए, विच इज N2 इज लेस देन N1, सॉरी N2 इज लेस देन N1। तो फिर से ये हमारा ऑर्डिनरी कंडीशन आ गया, और जैसे ही हमारा ऑर्डिनरी कंडीशन आया वैसे ही हमारा लेज़र ट्रांजिशन रुक जाता है, और फिर हमें वेट करना पड़ता है 10 माइक्रोसेकेंड तक का। मीन्स 1 माइक्रोसेकेंड तक तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसलिए हमें 1 माइक्रोसेकेंड तक लेज़र मिल जाता है। बट 1 माइक्रोसेकेंड के बाद ही ये कैलकुलेटेड है, ये जो है ये कैलकुलेटेड है, और मैंने इसको जब हम कॉलेज में थे तो मैंने इसको कैलकुलेट किया है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी कोशिश करो, एक बार इसको सोचो कि कैसे मैंने एग्जैक्टली जो रेंज है वो 0.1 से 1 माइक्रो, आपने 1 माइक्रोसेकेंड और 10 माइक्रोसेकेंड का देख के बताना है कि क्यों ऐसा हुआ, और आपको पता है 10⁻⁻8 और 10⁻3। तो क्या हुआ कि 1 माइक्रोसेकेंड के लिए तो लेज़र प्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन दोबारा से सेटिस्फाई होगा उसके बाद ही आपका लेज़र एक्शन शुरू होगा, उससे पहले आपका लेज़र एक्शन शुरू नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन 1 माइक्रोसेकेंड के बाद ही दोबारा से वो नॉर्मल कंडीशन में चेंज हो जाता है, जिसमें कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पे एक्साइटेड एटम्स ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू मेटास्टेबल स्टेट। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ को साइंटिस्ट ने ध्यान में रखते हुए हीलियम नियॉन लेज़र बनाया, और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हमें 2 लेवल चाहिए ही चाहिए। एक तो हमारा हो जाएगा, एक तो हमारा मेटास्टेबल स्टेट चाहिए हमें, और एक हमारा मेटास्टेबल स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट चाहिए। तो हमें 2 लेवल तो चाहिए ही चाहिए लेज़र ट्रांजिशन के लिए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल को लोअर लेवल लेज़र मेटास्टेबल स्टेट को हाई लेवल लेज़र कहते हैं, हाई लेवल लेज़र, और जो जहाँ ट्रांजिशन करके लेज़र लाइट प्रोड्यूस होता है उसको हम लो लेवल लेज़र कहते हैं, लो लेवल लेज़र स्टेट। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ग्राउंड स्टेट लेवल को ना मानते हुए, ग्राउंड स्टेट लेवल को एनर्जी लेवल ना मीन्स हम क्यों ना ऐसा सिस्टम, ऐसा एनर्जी लेवल सिस्टम डिज़ाइन करें, या ऐसा एनर्जी लेवल सिस्टम को पिक करें जिसमें जो मेटास्टेबल स्टेट और जो हमारा लो लेवल लेज़र स्टेट है वो बीच में लाई करें, ग्राउंड स्टेट और हायर एक्साइटेड स्टेट के बीच में लाई करें। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हमेशा पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ये भी एक्साइटेड स्टेट है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है। इसका 10⁻⁸ सेकेंड है, ये 10⁻⁸ सेकेंड तक ही एटम यहाँ रुक सकता है, और इसका 10⁻³ सेकेंड है। तो इस लेवल पे हमेशा ही एटम ज़्यादा देर तक रुकेगा, और इस लेवल पे हमेशा ही एटम कम देर के लिए रुकेगा। तो यहाँ पे हमेशा ही इस कंडीशन में हमेशा ही पॉपुलेशन इन्वर्जन रहेगा, इन दोनों लेवल के बीच हमेशा यहाँ पे एटम ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू दिस एनर्जी स्टेट। खैर, अब आज के लिए इतना ही, अभी इसको बंद करते हैं। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम हीलियम नियॉन लेज़र पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे 4 लेवल लेज़र सिस्टम क्या होता है, हीलियम नियॉन लेज़र में पंपिंग कौन सा यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि एक बार वो कैलकुलेट कीजिए टाइम पीरियड, और दूसरा मेटास्टेबल स्टेट के बारे में जितना आप पढ़ सकते हैं घर पे बुक से उतना पढ़िए। दिस इज़ योर होमवर्क। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द